अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। चलें अब फिर एंजॉय करते हैं वायरसेस के साथ। कल वायरसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया, हिस्ट्री चेक की कि भाई वायरसेस किस तरह डिस्कवर हुए, कैसे उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया। चलें कल हमने देख लिया था, अब देख के क्या हमें पता चला, हमें जो पता चला वो हम बताएंगे। उसका फिर केमिकल एनालिसिस भी किया। केमिस्ट्री के अंदर ना वायरसेस का एनालिसिस किया जाता है बाय केमिकल टेक्निक्स। उन टेक्निक्स को हम फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करके हम क्या करेंगे, वायरसेस के करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि हमें ये पता ये चला, हमने ये देखा, हमने ये देखा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वायरसेस बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाते हैं, आम माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते। साइज़ की अगर हम बात करें, साइज़ की, दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है ना, ये उससे भी 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। बैक्टीरिया ऑलरेडी इतना छोटा है और ये बैक्टीरिया से भी 10 से 1000 गुना बैक्टीरिया से छोटे हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो इनका साइज़ 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर तक है, जिनका साइज़ है। 20 नैनोमीटर की एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है, पार्वो वायरस। ये इस मिसाल है उस वायरस की जिसका साइज़ 20 नैनोमीटर होता है। और 250 नैनोमीटर वाले वायरस का नाम है पॉक्स वायरस। बाकी सारे वायरसेस इसी रेंज के दरमियान हैं, इसी रेंज के दरमियान है। ठीक है, जब हमने कल इसकी फिल्ट्रेशन की थी तो ये फिल्टर से पास हो गया था। सो कैन पास थ्रू पोर्स ऑफ पोर्सलैन फिल्टर। जो पोर्सलैन फिल्टर था उसके पोर से वायरस पास हो गया था। और आपको पता है पोर इतना छोटा होता है कि उससे बैक्टीरिया नहीं पास हो सकता, लेकिन फिर भी वायरस उससे पास हो गया। इसका मतलब ये बैक्टीरिया से भी 1000 गुना छोटा है, तभी तो उस पोर से पास हो गया जिस पोर से बैक्टीरिया पास नहीं हो पा रहा था। नंबर 3, जब हम इनका कल्चर लगाते हैं ना लैब के अंदर, आर्टिफिशियल ग्रोथ करवाते हैं, तो वायरसेस की आर्टिफिशियल ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। जब इनकी आर्टिफिशियल ग्रोथ नहीं होती तो कहाँ इनकी ग्रोथ होती है? इनकी ग्रोथ सिर्फ इनके होस्ट में होती है। सो दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस इन होस्ट। होस्ट के अलावा यानी होस्ट से बाहर इनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, पैरासाइट्स को हम ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट आमतौर पर ऐसे होते हैं जो अपने होस्ट के बगैर ग्रो नहीं कर सकते। जो मर्जी हो, अगर आप उन्हें ग्रो करवाना चाहते हैं तो आपको होस्ट सेल देना पड़ेगा। 3 तरह का होस्ट मैंने बताया था आपको। वायरसेस प्लांट सेल के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, जानवर के सेल में भी ग्रो कर सकते हैं, और बैक्टीरिया के सेल में ग्रो करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। पैरासाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरे सेल्स को अटैक करते हैं और उनमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्या नुकसान पहुंचाते हैं वो मैं लिख देता हूँ। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बीमारियाँ यानी कि इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। कहाँ पे? उस होस्ट में जिस होस्ट में ये इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनका ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, रिप्रोडक्शन, तो इन्होंने अपने तमाम हिस्सों को दोबारा बनाना है। नया वायरस बनाने के लिए नया डीएनए बनाना पड़ेगा, नई प्रोटीन बनानी पड़ेगी। अगर वो आरएनए वायरस है तो नया आरएनए बनाना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें सेल के बगैर नहीं बन सकती। मशीनरी होती है ना सेल की। प्रोटीन आपको पता है कौन बनाता है? राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम इसको रिक्वायर्ड होंगे प्रोटीन बनाने के लिए। डीएनए बनाने के लिए रेप्लिकेशन होती है,
उसके लिए भी इसको एंजाइम वगैरह चाहिए, आरएनए बनाने के लिए भी मशीनरी चाहिए। तो ये रिप्रोडक्शन कहाँ करता है? रिप्रोडक्शन इन होस्ट, होस्ट की मशीनरी यूज़ करता है अपने तमाम पार्ट्स को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया अगर वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं है तो ये ग्रो कैसे करता है? यही तो मैंने जवाब दिया है। जो इसको रिक्वायर्ड है ऑर्गेनली, रेबोसोम रिक्वायर्ड है, उसके अलावा एंजाइम रिक्वायर्ड है, जो जो इसको कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो ये किसका इस्तेमाल करता है? होस्ट का इस्तेमाल करता है। ऑर्गेनली किसके इस्तेमाल करते हैं? होस्ट के इस्तेमाल करते हैं। मशीनरी किसकी इस्तेमाल करते हैं? वायरस होस्ट की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तब बीमारी पैदा करते हैं, तब ये बीमारी पैदा करते हैं। बाद में लिखेंगे आप इसके आखिरी जो इसका आपकी बुक में कैरेक्टर लिखा हुआ है कि जिनको वायरल बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, फिर आप उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाई देंगे? बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक देते थे, लेकिन वायरस एंटीबायोटिक से नहीं मरता। वायरस एंटीबायोटिक से नहीं मरता, इसलिए हम लिखेंगे दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को तो मार सकती है, लेकिन एंटीबायोटिक्स वायरसेस को नहीं मार सकती। ठीक है। जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, मसलन गला ख़राब हो गया, गले का इन्फेक्शन हो गया, खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है चेस्ट के इन्फेक्शन से, और कई इन्फेक्शन है, तो अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन नहीं लेते, ख़ुद ही मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, तो वो जो सो कॉल्ड नीम हकीम डॉक्टर बने हुए हैं वो ऐसी एंटीबायोटिक दे देते हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं होती। ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी, लेकिन कभी कभी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता ही नहीं है। मीन क्या हर बार गला बैक्टीरिया की वजह से ही ख़राब होता है? नहीं, कभी कभार बैक्टीरिया की बजाय वायरस की वजह से भी गला ख़राब हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन भी होता है। तो उस वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक देना बहुत बड़ा जुर्म बन सकता है, बहुत बड़ा इससे नुकसान हो सकता है। सो ऐसे केसेस के अंदर आपको चाहिए, अगर इन्फेक्शन है तो आप प्रॉपर डॉक्टर से, जो कि फिजिशियन है, सर्टिफाइड डॉक्टर है, उससे आप प्रेस्क्रिप्शन लें। आप ख़ुद ही मेडिकल स्टोर पे जाके उनसे मेडिसिन ना लें। वो आपको हर क्या नाम है इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दे देंगे, बैक्टीरियल नहीं भी है तब भी दे देंगे, तब बजाय वो फ़ायदा करने के नुकसान कर देती हैं। क्यों मैं किस किस को मेरी बात समझ आ गई? हाथ खड़ा कर करके बताए कि मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। तमाम लोग मुझे बताएं कि जब भी मेडिसिन लेनी है एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में लेनी है। वायरल इन्फेक्शन जो वायरस से होते हैं इन्फेक्शन, उनमें आप एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। ये भी लिखना है। क्या समझ आई? समझ ही आई कि वायरल डिजीज़ में जो वायरस से होती हैं एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, सिर्फ किस में देनी है? उनमें जो बैक्टीरियल हैं। इसीलिए तो लिखा हुआ है कि वायरस एंटीबायोटिक से मरते ही नहीं हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है। लें जी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मैंने कोई 8 कैरेक्टर्स आपको बताए हैं, हेडिंग्स बना के आपने लिखने हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। एक कंप्लीट पार्टिकल जो इन्फेक्शन पैदा कर सके उसे कहते हैं वायरॉन। क्या होता है वायरॉन? इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है जो कि मैच्योर हो चुका होता है और बीमारी पैदा करने के काबिल होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमें 2 पार्ट्स क्लियर नज़र आते हैं। ये मैं क्यूबिकल शेप का पॉलीहेड्रल बना रहा हूँ। ये देखें, एक इसका आउटर मोस्ट पार्ट है बैरूनी, ये इसका क्या है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसका बैरूनी पार्ट है बाहर वाला। ये बैरूनी पार्ट प्रोटीन का बना होता है और इसको हम कहते हैं कैप्सिड। क्या नाम देते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड का नाम देते हैं। कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जो कि कोट भी है, प्रोटीनेशियस कोट है जिसका नाम कैप्सिड है। कैप्सिड जिन प्रोटीन के सब यूनिट का बना होता है
प्रोटीन के सब यूनिट्स का बना होता है, उन सब यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमेयर। अगली बात बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे दूं। एक बच्चे ने पूछा कि कैसे पता चलेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल। जब डॉक्टर के पास जाते हो पूछते हैं ना क्या खाया था, वो टॉर्च लगा के चेक भी करता है, इन्फेक्शन देख के पता चलता है, हिस्ट्री से पता चलता है सुबह क्या खाया था, कहाँ पे वायरस हो सकता है और कहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है। सो ये डॉक्टर खुद ही अंदाज़ा लगाता है। तो कैप्सिड है, कैप्सिड कोर भी कोट होता है, कोट के अंदर कैप्सोमेयर्स हैं, इनकी तादाद फिक्स होती है, जैसे कि 162 कैप्सोमेयर होते हैं हर्पीज़ वायरस के अंदर, हर्पीज़ वायरस में, और 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं एडिनो वायरस में। हर्पीज़ वायरस से हर्पीज़ नाम की बीमारी होती है, एडिनो वायरस से कोल्ड वगैरह, ठंड लग जाती है, ज़ुकाम वगैरह होता है। दरमियान में इसके जीनोम है, डीएनए पे मुश्तमिल, या आरएनए हो सकता है। इसको कोर भी कहते हैं और इसको जीनोम भी, कोर जीनोम की बनी होती है, मीन सारी जीन्स हैं इसके अंदर। और ये जीन दो तरह का हो सकता है जीनोम, या डीएनए या आरएनए। अगर ये डीएनए है तो हम इसको कहेंगे डीएनए वायरस, अगर ये आरएनए है तो हम इसको कहेंगे आरएनए वायरस। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को मिला के, इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या हम न्यूक्लियो कैप्सिड कह सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड का मतलब है न्यूक्लियो और कैप्सिड का मतलब कैप्सिड, तो इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड। इसका मतलब पार्टिकल के अंदर दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड और नंबर 2 कैप्सिड। यहाँ तक बात क्लियर होगी। न्यूक्लियो कैप्सिड के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, मसलन ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये बाकी सारे इसके ऑर्गेनेलीज हैं। ये वायरस बना है, नया नया वायरस अभी अभी बना है। जब ये वायरस इस होस्ट से बाहर जाएगा, क्यों बाहर जाएगा? दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए, तो होस्ट की मेम्ब्रेन इस वायरस के गिर्द सराउंडिंग में आ जाएगी। ये चेक करें, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन एनवेलप कहलाती है। अब ये वायरस इस मेम्ब्रेन में आ चुका है। नाउ दिस वायरस विल अटैक ऑन अदर सेल, किसी और सेल पे अटैक करेगा। इस मेम्ब्रेन को जो कि होस्ट से लिया मेम्ब्रेन, एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवेलप। तो तमाम वायरसेस के पास एनवेलप नहीं होता, कुछ के पास एनवेलप होता है, कुछ के पास नहीं होता। जिनके पास एनवेलप होता है उन वायरसेस को हम कहते हैं एनवेलप्ड वायरस। ये एनवेलप कहाँ से आता है? ये होस्ट से आता है। कहाँ से आता है? ये होस्ट है, इधर से आता है। और जिनके पास एनवेलप नहीं आता उनको हम कहते हैं नेकेड या नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो एनवेलप्ड होते हैं और कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो नॉन एनवेलप्ड वायरस होते हैं। एनिमल और प्लांट वायरसेस की आपको मैं शेप्स बताऊंगा और फिर मैं आपको बैक्टीरियल वायरसेस की शेप्स बताऊंगा। तो आज का आखिरी टॉपिक रह गया स्ट्रक्चर के बाद, मैं ऊपर लिख रहा हूँ शेप्स। एनिमल वायरस की शेप बतानी है आपको, प्लांट वायरसेस की बतानी है, प्लांट वायरस की, एनिमल वायरस की और बैक्टीरियोफेजेस की। बैक्टीरियो, 3 तरह के मैंने कल आपको वायरस बताए थे। कुछ वायरस एनिमल्स को अटैक करते हैं, हमने देखना है उन वायरसेस की शक्ल सूरत कैसी होती है। कुछ वायरसेस प्लांट को अटैक करते हैं, हमने देखना है उनकी शक्ल और सूरत कैसी होती है। कुछ वायरसेस हमने कहा था बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, हमने देखना है कि उसकी शक्ल और सूरत कैसी होती है। ठीक है, चेक करें। एनिमल और प्लांट वायरसेस की आमतौर पर शक्ल पॉलीहेड्रॉन भी हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है, एनवेलप्ड भी हो सकती है, जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आमतौर पर पहली शेप जो आपके सामने आई है वो है क्यूबिकल।
दूसरी जो आपके सामने शेप आई है दैट इज़ क्यूबिकल को पॉलीहेड्रॉन भी कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन जिसकी कई फेसेस होती हैं, ठीक है। क्यूबिकल के बाद आपको मैंने बताया हेलिकल है, हेलिकल स्पाइरल है, और तीसरी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कॉम्प्लेक्स। एनिमल वायरसेस की, प्लांट वायरसेस की ये 3 शेप्स हैं। बैक्टीरियोफेजेस की भी यही 3 शेप्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बजाय बैक्टीरियोफेज में यहाँ पे टैडपोल आ जाती है, टैडपोल आ जाती है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में, ठीक, लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपके सामने ये शेप्स बैक्टीरियोफेज की लिखी होंगी और उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में ये शेप्स प्लांट और एनिमल वायरसेस की लिखी हुई हैं। अगर मैं ये इधर, चूंकि लाइव का बटन आ रहा है, तो मैं यहाँ से मिटा के इनको इधर लिखने जा रहा हूँ। प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस की जो मोस्टली शेप्स हैं कौन कौन सी हैं जी? पहले मैं प्लांट और एनिमल की लिख दूँ। पहली शेप है पॉलीहेड्रल या क्यूबिकल, दूसरी शेप है आपके सामने हेलिकल जिसको स्पाइरल भी कहते हैं, और तीसरी एनवलप्ड या कॉम्प्लेक्स। ये याद हो गई सबको? कमेंट भी कर लें, कमेंट भी कर दें, ये शेप्स के नाम है। बैक्टीरियोफेज की अगर मैं आपको शेप्स की बात बताऊं तो इसमें कुछ जो है वो क्यूबिकल है, कुछ जो है वो हेलिकल यानी कि स्पाइरल है, और कुछ जो है वो टैडपोल हैं। कुछ क्या हैं? टैडपोल वो होते हैं जिनमें हेड भी हो और टेल भी हो। क्यूबिकल आमतौर पर पॉलीहेड्रल होते हैं। आइसोसेहेड्रल लिखा हुआ है आपकी बुक में। आइसोसेहेड्रल ऐसे वायरसेस की शेप को बोलते हैं जिसकी 20 साइडें हों। कितनी हो? 20 साइडें। रेगुलर क्यूबिक भी हो सकती है सॉलिड, और 20 साइडों वाली क्यूबिक भी हो सकती है, 20 फेसेस हों। जैसे डस्टर है ना, अगर आपके सामने डस्टर है तो उस डस्टर की 6 साइडें हैं, ये देखें, 1 2 3 4 5 6। इस तरह इन क्यूबिक की शेप की 20 साइडें भी हो सकती हैं। हेलिकल की आमतौर पर स्पाइरल या रॉड शेप होती है, और टैडपोल में हेड और टेल दोनों है। हाँ, जब टैडपोल होगा तो उसमें हेड की शक्ल क्यूबिक होगी और टेल की शक्ल रॉड होगी। किसी को कोई सवाल हो तो जल्दी से मुझसे पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। क्या क्या बताया मैंने? वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनमें पहली शेप क्यूबिक है, दूसरी हेलिकल है, तीसरी टैडपोल है। ठीक हो गया। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि मल्टी प्लेयर के थ्रू क्या नहीं चला सकते? बेटे जैसे आपका दिल करे आप वैसे चला सकते हैं, लेकिन मल्टी प्लेयर के थ्रू नहीं चला सकते। मोबाइल में चला सकते हैं और आप इसको कंप्यूटर पे चला सकते हैं। हाँ, अगर आपने क्लियर देखना है तो आप उसकी रेजोल्यूशन बढ़ाएं, ठीक है। बाकी जब आप उसकी रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे, 480 कर दें, 480 पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है। मैं भी घर जाके जब वीडियोस देखता हूँ 480 पे देखता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। सो शेप्स की बात कर रहे थे। प्लांट और एनिमल वायरस की शेप पॉलीहेड्रॉन या पॉलीहेड्रल, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स हैं। बैक्टीरिया वाले वायरस की क्यूबिक भी हैं, हेलिकल भी हैं, टैडपोल भी हैं। पेज नंबर 74 पे आ जाएँ। मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस की मुख्तलिफ़ शेप्स बनी हुई हैं। क्यों भाई, नज़र आ गई है सबको? तमाम लोग ये वाली शेप्स को अच्छी तरह स्टडी करेंगे। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ है हर्पीज़ वायरस। हर्पीज़ वायरस आपको क्यूबिकल पॉलीहेड्रल नज़र आ रहा है, मेन उसकी काफ़ी सारी साइडें हैं, लेकिन साथ ही उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है, मेम्ब्रेन। ऑर्फ वायरस आपको नज़र आ रहा होगा। ऑर्फ वायरस आपको स्पाइरल नज़र आ रहा है, उसकी चेन जो है वो स्पाइरल है, ठीक है। उसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा रैप्डो वायरस। रैप्डो वायरस जो है उसकी आपको रॉड शेप नज़र आ रही होगी, रॉड शेप, ठीक है। तो ये सारी शेप मैं आपको गिनवा रहा हूँ। T11 कोलीफेज जो आपके सामने नज़र आ रहा है, मेरे सामने ये सारी शेप्स बनी हुई हैं। T11 कोलीफेज के 2 पार्ट्स हैं, हेड और टेल। टेल के साथ फाइबर्स भी लगे हुए हैं, टेल के साथ फाइबर्स भी हैं। उसके बाद जो मुझे एक वायरस नज़र आ रहा है फैक्सियस टेल्ड फेज,
इसकी भी मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक इसका हेड है जो कि पॉलीहेड्रल है, और दूसरा मुझे उसका जो टेल है वो रॉड शेप नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे उसके बाद इन्फ्लुएंज़ा वायरस नज़र आ रहा है, उसके गिर्द मुझे एक एनवलप भी दिख रहा है। उसके अलावा आप देखें पोलियोमा वायरस जो है इसकी आपको जो शक्ल नज़र आ रही है वो भी क्यूबिकल कह लें, हेक्सागोनल भी कह सकते हैं, और आखिरी पिकोमा वायरस की भी यही शक्ल है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने पहला वायरस है जिसका नाम है वैक्सीनिया वायरस। ये कॉम्प्लेक्स एनवलप्ड वायरस है, कॉम्प्लेक्स एनवलप्ड वायरस है। इसमें देखें बाहर आपको एक एनवलप भी नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? एनवलप। ठीक है, और ये लार्ज है कि कितना लार्ज है आपके सामने ये मेरे ख्याल है इस डायग्राम में सबसे बड़ा जो वायरस है वो वैक्सीनिया वायरस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, वैक्सीनिया वायरस है। इसके अलावा पैरामाइक्सो वायरस भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी लार्ज वायरसेस हैं और एनवलप्ड है, इनके गिर्द भी आपको एनवलप नज़र आ रहा है। पहले तीनों वायरसेस आपको एनवलप्ड नज़र आएंगे, मीन उनके गिर्द क्या है? एनवलप है। ठीक है, आपने इन तमाम शेप्स को अच्छी तरह, एक और है आखिरी ट्यूबुलो वायरस, इसकी बिल्कुल शेप बिल्कुल सीधी रॉड जैसी शेप है, ट्यूब्यूल जैसी शेप है। ठीक है, क्यूबिकल की एग्जांपल सारी जिनकी क्यूब शेप है। ये पोलियोमा वायरस भी क्यूबिकल है, पिकोमा वायरस भी क्यूबिकल है। ठीक है, हर्पीस वायरस क्यूबिकल है लेकिन एनवलप्ड भी है। और कोई क्वेश्चन? ले जी, आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी करें ताकि आपको टेस्ट के बाद मैं फ्री कर दूं। लेक्चर आज का हमारा इतना ही था। आपने तमाम शेप्स, तमाम मॉर्फोलॉजीज़ को अच्छी तरह डिस्कस करना है, और इनको जब आप देखेंगे, बनाएंगे, उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। पेज नंबर 73 पे है, पेज नंबर, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो प्राइम्स हैं, जो क्या हैं? ये भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, विच आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स। वायरस में तो प्रोटीन के साथ DNA RNA भी था। अगर कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल सिर्फ प्रोटीन पे बना हो तो वो प्राइन है। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? P प्राइन बना रहा है और P ही प्रोटीन बना रहा है, ये हिंट दे दिया मैंने। लिख भी लें, P फॉर प्राइन, P फॉर प्रोटीन, यानी प्राइन सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। करता क्या? इन्फेक्शन। इनके इन्फेक्शन दो लिखे हुए हैं आपकी बुक में। काउस का इन्फेक्शन है, काउस का, मैड काउस का इन्फेक्शन है, और इंसानों में मिस्टीरियस ख़तरनाक किस्म का ब्रेन इन्फेक्शन है, जो कौन पैदा करता है? प्राइन्स पैदा करते हैं। किसके बने हैं? कोई सवाल पूछ ही ले आपसे MCQs में, तो आपने कहना प्राइन्स सिर्फ प्रोटीन के बने हैं। एक क्वेश्चन है कि RNA भी हो सकता है और DNA भी। RNA और DNA सिर्फ वायरसेस में होगा, प्राइन में नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है, RNA तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आपने वायरस में डबल बनाया हुआ है, वो तो सिर्फ DNA है। भाई आप उस DNA को मिटा के RNA भी बना सकते हैं। ये लें, RNA बन गया। जिसमें RNA है उसमें RNA बनाना है, जिसमें DNA है उसमें DNA बनाना है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने एक ही बनाया था। एक क्वेश्चन है, जिन वायरस के पास एनवलप नहीं होता वो सर्वाइव कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, वो भी अटैक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनवलप का ताल्लुक अटैक करने से नहीं है। ठीक हो गया। ले जी, आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे? टेस्ट सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी अच्छी तरह हो जाए। 3 मिनट में आपने 5 MCQ सॉल्व करने हैं। प्राइन जो येलो बॉक्स में लिखा है पेज 73 पे, वो आपने फिंगर लिस्ट पे याद कर लेना है। उसमें से कई MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, शेप्स आपने कोशिश करनी है कि बना के एक बार चेक कर लें। जब आप बना लेंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी। उसमें हर किस्म की शेप बनी हुई है, रॉड शेप भी बनी हुई है, क्यूबिकल भी बनी हुई है, एनवलप वाली भी बनी हुई है, बगैर एनवलप वाली भी बनी हुई है, हेड टेल वाली भी बनी हुई है, और बाकी शेप्स भी बनी हुई हैं, स्पायरल और हेलिकल भी बनी हुई हैं। तमाम एक बार बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वायरसेस भी हमारी तरह मुख्तलिफ़ शक्लों के होते हैं। अच्छी लगे या बुरी, आपको बनानी चाहिए। ठीक।
ठीक है, 2 मिनट रह गए हैं आपके एमसीक्यूज़ के, जल्दी से क्या करें, एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लें। ठीक हो गया। हाँ जी, क्वेश्चनिंग आप साथ साथ करते रहें ताकि मैं आप लोगों के आंसर सवालों का जवाब देता रहूं। ठीक है, एमसीक्यूज़ बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल से हैं। मैंने सिर्फ साइज़ वगैरह और कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर में से 1-2 सवाल मुश्किल तो नहीं किए, 1-2 ऐसे किए हैं जो कंसेप्चुअल हैं, बाकी बहुत ही आसान है। सो जल्दी से सॉल्व करें, टेस्ट का टाइम ख़त्म होने ही वाला है। टाइमिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है, ताकि आप 3 मिनट में 5 एमसीक्यू सॉल्व करने के काबिल होगे तो आपको बोर्ड में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 17 एमसीक्यूज़ आप बोर्ड के पेपर में इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो टाइम ख़त्म होने वाला है, जल्दी से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपके लेक्चर को वाइंड अप कर दूंगा। क्वेश्चन भी साथ साथ करते रहें ताकि मैं आपको क्वेश्चंस के जवाब भी दे सकूं। प्लस जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपने उसको भी एनालाइज करना है कि किसने कितने एमसीक्यूज़ ठीक किए हैं। अगर तो आपके एमसीक्यूज़ अभी भी इतना आसान लेक्चर पढ़ने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे तो आपने दोबारा से इस टॉपिक को दोबारा से सुनना है, लेक्चर को सुनना है, ताकि आपको चीज़ें ज़बानी याद हो जाएं। क्यों जी, सारे बच्चे कोशिश करेंगे ना? करें ताकि आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएं। जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है बच्चों, ले जी, टेस्ट का टाइम आपका ओवर हो गया है। अब आप लोगों ने अपने रिज़ल्ट शेयर करने, किस किस ने पूरे मार्क्स लिए हैं वो मेरे साथ शेयर करेगा, और किस ने मार्क्स जो हैं वो नहीं लिए, मेरे सामने सबके रिज़ल्ट शो होंगे। ठीक हो गया। रिज़ल्ट मेरे सामने शो हो चुके हुए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ बच्चों ने नहीं एमसीक्यूज़ ठीक किए, वो नेक्स्ट टाइम ज़रा अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किया करें। 5 नंबर कई बच्चों के आए हैं, वेल डन इन सबको मेरी तरफ से। कुछ बच्चों के 0 भी आए हैं, ये लेजेंड्स हैं क्लास के, इनसे गुजारिश है कि ये लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करके सुने ताकि इनका टॉपिक तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।